हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 ब्लॉक नंबर 3। तो फ्रेंड्स, आज का जो आपका टॉपिक है ये है आइडिया ऑफ मॉडर्निटी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ यूनिट नंबर 1 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, तो आप जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हो। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि थोड़े से मेरा जो स्केड्यूल है ना, तो बिज़ी जा रहा है, उस वजह से मैं पीडीएफ नहीं बना पाई। तो आज मैंने सोचा कि नोट्स से ही आपको पढ़ा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो जो मॉडर्निटी है फ्रेंड्स इंडियन लिटरेचर में, तो इसकी शुरुआत मानी जाती है 19th एंड 20th सेंचुरी। और इसका जो डिफाइनिंग फीचर है वो माना जाता है इमर्जेंस ऑफ प्रोज फॉर्म। जैसे ही जो प्रोज इंट्रोड्यूस हुआ हमारी राइटिंग में, जैसे कि ऐसे, नॉवल और शॉर्ट स्टोरीज जो है वो जब लिखी जाने लगी, तो उसके बाद माना जाता है कि मॉडर्निटी का जो है वो आगमन हो गया था हमारे इंडियन लिटरेचर में। तो इससे पहले जो हमारे जो भी लिटरेचर लिखे जाते थे, तो वो माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल या फिर फैबल टाइप के जो राइटिंग्स होती थी आप हमारी। तो जैसे ही जो ब्रिटिशर्स लोग आए, तो उनके आने से जो नॉवल, ऐसे और शॉर्ट स्टोरी का जो ट्रेंड था वो हमारे इंडिया में स्टार्ट हो गया। चेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो मॉडर्निटी में क्या हुआ, क्योंकि अगर हम मॉडर्निटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब जो हमारी पुरानी टाइप की जो राइटिंग थी, जो पुरानी शैली थी, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हुआ होगा, क्योंकि हम एक आधुनिकता की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या बदलाव आया कि जो भी हमारी जो माइथोलॉजिकल राइटिंग थी, फैबल और हिस्टोरिकल जो पास्ट पे हम लोग लिखा करते थे, उससे थोड़ा सा हट के हम लोग जो है वो किस पे लिखने लगे, एवरीडे रियलिटी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल के बारे में लिखने लगे। कि जो प्रेजेंट में जो लोग जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आम लोग अपनी रियल लाइफ में जो भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो उस तरह की जो रियलिस्टिक राइटिंग है वो लिखी जाने लगी मॉडर्न टाइम में। इसमें बहुत सारे जो सोशल इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर जो है वो राइटिंग्स करी जाने लगी। तो ये एक जो सब्जेक्ट मैटर में चेंज आया था मॉडर्निटी में। तो फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि हम जो इसमें आज के जो टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो उमा शंकर जोशी, जो कि गुजराती राइटर हैं, गुजराती साहित्यकार हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवेंट ऑफ मॉडर्निटी, कि मॉडर्निटी का जो आगमन कब हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि आधुनिकता, जो कि हमारे लिटरेचर में जो भी आधुनिकता आई, तो उनके हिसाब से कब जो है वो लिटरेचर में हमारे आधुनिकता आई। तो उमा शंकर जोशी अपने ऐसे मॉडर्निज्म एंड इंडियन लिटरेचर में ये कहते हैं कि जो एक मॉडर्निटी है उसका जो एक फीचर है वो क्या है, इमर्जेंस ऑफ प्रोज है इंडियन लैंग्वेज में। तो वही बात होगी कि जो जैसे ही प्रोज की इंट्रोडक्शन हुई हमारे लिटरेचर में, प्रोज मीन्स कि जैसे नॉवल, ऐसे और शॉर्ट स्टोरी, इनकी इंट्रोडक्शन होने के बाद जो है वो हमारी लैंग्वेजेस में जो लिटरेचर लिखा जाने लगा, तो उसमें क्या हुई, एक नयापन आया, एक आधुनिकता आई। फिर वो कहते हैं कि जो प्रोज इज़ अ पोटेंट व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन, कि जो प्रोज था वो लोगों के लिए क्या बन गया, एक पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन गया। वो अपनी शॉर्ट स्टोरी, ऐसे और नॉवल के जरिए क्या कर सकते थे, अब अपने विचारों को, अपनी ओपिनियंस जो भी थी उनको वो ईजिली एक्सप्रेस कर सकते थे। जैसे ही फिर वो कहते हैं जैसे ही इंडिया में जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन आई, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, तो जब भी औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर दिया, तो अब उनको ज़रूरत पड़ी कम्युनिकेशन की। तो अब उनको, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कम्युनिकेट करने की। तो इस जो कम्युनिकेशन की जो ज़रूरत को पूरा किसने किया, प्रोज ने। जब प्रोज लिखने डेवलप किए जाने लगे, तो इससे जो उनकी जो ज़रूरत थी, कम्युनिकेशनल जो नीड थी, वो पूरी हुई। फिर जो उमा शंकर जोशी हैं, तो वो मॉडर्निटी के 3 पीरियड्स बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने चार्ट के ज़रिए आपको बताया। सबसे पहला जो पीरियड है वो है रेनेसां। रेनेसां क्या होता है, रिवाइवल ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर। इसमें रेनेसां में क्या होता है, रिवाइवल ऑफ
पास्ट, पास्ट को एक नई फॉर्म में लाना रेनेसा होता है। तो इससे पहले मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर करवा रखे हैं, आप वीडियो में चेक कर सकते हो जो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है। उसके बाद नेक्स्ट है मॉडर्निज्म। तो मॉडर्निज्म में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे क्या होता है कि डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ राइटिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जो हम पुराने तरीके से जो भी राइटिंग कर रहे थे तो उसमें क्या आ जाता है, वहाँ से हम हटकर जो है वो एक नए तरीके से क्या करने लगते हैं, राइटिंग्स करने लगते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटलिज्म। तो एक्सपेरिमेंटलिज्म क्या है, एक क्रिएटिव अप्रोच है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भी राइटर्स होते हैं वो अपनी राइटिंग्स में इनोवेशंस लाते हैं और नई नई एक्सप्लोरेशन लाते हैं। मतलब इसमें एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में क्या होता है, मतलब एक क्रिएटिव अप्रोच है, उसमें नई नई इनोवेटिव जो टेक्निक्स लाई जाती हैं राइटिंग में और नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर किया जाता है। तो ये 3 पीरियड्स जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं ये उमा शंकर जोशी जी ने। तो याद रखना अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम उमा शंकर जोशी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। इस पे आपका क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, उमा शंकर जोशी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मॉडर्निटी के बारे में पूछा जाएगा, ये ज़रूर से पूछा जाएगा। तो जो उमा शंकर जोशी हैं तो उनका ये मानना है कि जो मॉडर्निटी है इंडिया में तो वो ब्रिटिश रूल्स के बाद स्टार्ट हुई थी। मतलब कि जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ जो नॉवल, शॉर्ट स्टोरी और ऐसे का जो ट्रेंड अपने साथ में लाया था लिखने का, तो हम लोगों ने वहाँ से सीखा और फिर उसके बाद हमने अपने लिटरेचर के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया और एक नया जो रीबर्थ हुआ हमारे किसका, हमारे लिटरेचर का। तो ये उमा शंकर जोशी जी कहते हैं। उमा शंकर जोशी जी मानते हैं टर्निंग पॉइंट मॉडर्निटी में किसको, कौन सी डेट को, 1857 ईयर को वो एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं। फ्रेंड्स जो 1857 जो एक डेट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबको पता है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1857 को माना जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस का पहला वार माना जाता है। हमारी भारतीय जो स्वतंत्रता का अगर पहला युद्ध किसी को माना जाता है, पहली लड़ाई अगर किसी को मानी जाती है तो वो 1857 वाला जो स्ट्रगल था उसको माना जाता है। तो वो इसको टर्निंग पॉइंट क्यों मानते हैं लिटरेचर के क्षेत्र में, कैसे है, तो उनके हिसाब से, जो उनके हिसाब से नहीं हमारे हिसाब से भी जो 1857 बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2 इवेंट्स के लिए। तो अब फिलहाल हम एक इवेंट के बारे में बताते हैं, नेक्स्ट मैं आपको फिर बताती हूँ कि दूसरी इम्पोर्टेंट इवेंट कौन थी। तो पहली इवेंट थी कि यहाँ पे इंडिया में 3 यूनिवर्सिटीज़ खुली थी, कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी। ये जो यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश हुई थी तो इनमें जो ग्रेजुएट हुए थे लोग इन यूनिवर्सिटी से, तो उन लोगों ने क्या किया था, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर को लिखना स्टार्ट किया था। तो अगर मैं इधर एग्जांपल दूं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर की, तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये इन्हीं में से किसी एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे और इन्होंने अपना वर्क लिखा था आनंद मठ। तो आनंद मठ इन्होंने जो वर्क लिखा था इसी में से जो वंदे मातरम निकल कर आया था, जो कि आज भी हर एक रैली में हमारा नारा होता है। हम जब भी कोई रैली निकालते हैं तो उसमें वंदे मातरम जो एक जो स्लोगन है वो बोला जाता है। तो ये आनंद मठ से निकाला गया था, मतलब लिया गया है वंदे मातरम। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ये इम्पोर्टेंट फिगर है जो कि इन यूनिवर्सिटी से निकल कर आए थे। तो इसलिए जो उमा शंकर जोशी हैं ये 1857 को बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर मानते हैं। 1857 में 2 इवेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जो स्ट्रगल शुरू हुआ था किसका, टू ओवरथ्रो द फॉरेन रूल, मतलब कि अंग्रेज़ों को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए जो संघर्ष शुरू हुआ था वो 1857 में स्टार्ट हुआ था। दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया और मैंने बताया था कि दूसरी जो इम्पोर्टेंट इवेंट, तो वो आप लोगों को पता भी होगी कि यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था आज़ादी का पहला संघर्ष। तो इसलिए 1857 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट्स हैं हमारे
हम तो एक क्योंकि लिटरेचर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हमारी हिस्ट्री में भी और हमारे इंडियन लिटरेचर में इन डेट्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना, इस ईयर को इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो जो लोग इन यूनिवर्सिटीज़ से, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कैलकटा, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से जो भी मैन ग्रेजुएट हुए थे, तो ये जो मैन लोग थे, तो इनके ऊपर जो ब्रिटिश जो कल्चर का इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा था जितना कि जो पहले के जो रिफॉर्मर्स थे उनके ऊपर पड़ा था। ये लोग थोड़े देशभक्त टाइप थे, तो इन लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा जो असर नहीं पड़ा था। ये लोग विजनरी थे, विजनरी लोग इनमें से निकल कर आए थे। विजनरी होता है कि जो लोग फॉरवर्ड थिंकिंग करते हैं, मतलब आने वाले समय के लिए सपना देखते हैं कि हमारा देश जो है वो आने वाले समय में कैसा होगा। कोई इनोवेटिव कुछ भी आइडियाज़ लाते हैं और अपनी लीडरशिप तले वो क्या करते हैं, एक नया बदलाव जो है वो देश में लाते हैं। तो इन्हीं यूनिवर्सिटी से जो विजनरीज थे वो निकल कर रहा है। और यहाँ पे जो इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या पढ़ाया गया, जो हमारी क्लासिकल एंशियंट क्लासिकल जो टीचिंग्स थी वो स्टूडेंट्स को दी गई, तो उससे क्या हुआ, उन लोगों के अंदर जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आई। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, आत्मसम्मान की भावना आई। और यहाँ उनको पता चला कि हमारे साथ कितना ज़्यादा जो अंग्रेज़ लोग हैं इतना वो कर रहे हैं, मतलब शोषण कर रहे हैं, और उस बात के हम लोगों को समझ नहीं आ रही है। मतलब हमारा जो आत्मसम्मान, हमारे देश का जो आत्मसम्मान है वो दांव पे लगा है और हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे जो एंशिएंट क्लासिकल्स पढ़ने के बाद जो है वो इन जो बच्चे थे यहाँ से जो ग्रेजुएट हो रहे थे, उनके अंदर जो है वो देशभक्ति की भावना जागी। तो यहाँ पे जो विजनरीज थे वो ये नहीं है कि वो सिर्फ ये देख रहे थे कि इंडिया में क्या अच्छा है, कौन सी वैल्यूज़ अच्छी है उनको लेके, मतलब वो जो वेस्ट के लोगों से क्या अच्छी चीज़, क्या वैल्यू, अच्छी वैल्यूज़ लेकर जो है वो आगे बढ़े और कोई इनोवेटिव जो बदलाव लाए अपने देश में। तो वो उन दोनों ईस्ट और वेस्ट के बीच में क्या अच्छा है वो चीज़ें लेकर आगे वो विजनरीज बढ़े थे। ये जो कौन कह रहे हैं, ये उमा शंकर जोशी जी कह रहे हैं। जोशी लोकेट द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्निज्म इन द 1930s एंड मेक्स एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉडर्निज्म एंड मॉडर्निटी। जो उमा शंकर जोशी जी हैं तो वो मानते हैं कि जो मॉडर्निज्म है उसका आगमन कब हुआ था, 1930s में इसका आगमन हुआ था। फिर वो मॉडर्निज्म और मॉडर्निटी जो लिटरेचर में जो मॉडर्निज्म और मॉडर्निटी है इसके बीच में वो डिफरेंस बताते हैं, इसके बीच में अंतर बताते हैं। तो मॉडर्निज्म और मॉडर्निटी पे मैं ऑलरेडी आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे हमने जो मॉडर्निज्म और मॉडर्निटी को समझना है उमा शंकर जोशी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, जो उमा शंकर जोशी जी हैं तो वो मॉडर्निटी को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि जो मॉडर्निटी है इसको जो एक इंडिविजुअल का रिस्पांस होता है एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए या इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लिए, तो उस हिसाब से हम जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं मॉडर्निटी को। तो जैसे कि यहाँ पे उन्होंने प्रेमचंद का एग्जाम्पल लिया हुआ है। वो कहते हैं कि जो प्रेमचंद जी थे वो क्या लिखते थे, रियलिस्टिक राइटिंग लिखते थे। वो अपनी राइटिंग जो भी उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ होती थी, नॉवेल्स होती थी, तो उसमें वो क्या करते थे, वो मिडिल क्लास और पुअर क्लास के जो लोग होते थे, मतलब कि बहुत ही मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के जो लोग होते थे, उनके जो भी वो शहरों में जहाँ चाहे गाँव में रहते थे, तो वो जो प्रेमचंद जी थे वो क्या करते थे, उन लोगों के स्ट्रगल को वो दिखाते थे अपने नॉवेल्स में और अपनी स्टोरीज़ में। तो जो उनका जो ये जो भी ये स्ट्रगल वो दिखाते थे, तो ये इसमें क्या रिफ्लेक्ट होती है, ये मॉडर्निटी रिफ्लेक्ट होती है। मतलब इसका जो यहाँ पे बोला है कि प्रेजेंट इन मैनी वे द हाई टाइड ऑफ मॉडर्निटी, ये क्या शो करती है यहाँ पे, मॉडर्निटी। दूसरी तरफ जो मॉडर्निज्म को वो किस तरह से डिफाइन करते हैं कि मॉडर्निज्म क्या होता है, टर्निंग इनवर्ड। जब हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअलिज्म के बारे में सोचते हैं, हम अपनी फीलिंग्स, किसी इंडिविजुअल की फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं, और वो इंडिविजुअल जो है वो वर्ल्ड को लेके क्या अपनी परसेप्शन रखता है, उसकी सोच जो है वो दुनिया को लेकर क्या है। तो ऐसी जो फीलिंग्स या ऐसे जो व्यूज़ होते हैं उसको मॉडर्निज्म कह सकते हैं, मतलब हम। तो ये उमा शंकर जोशी जी
कहते हैं। तो यहाँ पे जो मॉडर्निज्म को जस्टिफाई करने के लिए वो एग्जाम्पल लेते हैं छायावाद। तो फ्रेंड्स, जो अगर आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा छायावाद, तो छायावाद क्या था, एक पोइटिक मूवमेंट थी। तो वो कहते हैं कि हम जो छायावाद को रिलेट कर सकते हैं मॉडर्निज्म से। तो इसके साथ ही जो उमा शंकर जी के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, तो यहाँ पे जो ये टॉपिक कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो इसके बाद और भी बहुत सारे जो साहित्यकार हैं जिनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्निज्म और मॉडर्निटी को डिफाइन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आप छोड़ना मत। उमा शंकर जोशी जी के ऊपर जो आपका जो एक क्वेश्चन है वो ज़रूर से बनेगा। और भी बहुत सारे साहित्यकार हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि अगर इसमें करेंगे तो आपकी फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और मेरी वीडियो को शेयर करोगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।